हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे अयस्क के सांद्रण की विधियों के बारे में। हमने 3 विधियों का अध्ययन कर लिया था, जिनमें पहली विधि थी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी विधि थी चुंबकीय पृथक्करण और तीसरी विधि थी झाग पलवन विधि, या इसी को कहा जाता है फेन पलवन विधि, जो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त की जाती है। चौथी विधि है अयस्क के सांद्रण की रासायनिक पृथक्करण विधि। अब इस रासायनिक जो पृथक्करण जो विधि है, इस विधि को कहा जाता है निक्सालन। अब ये रासायनिक जो पृथक्करण जो विधि है, ये किसके सांद्रण में प्रयुक्त होती है? तो रासायनिक पृथक्करण जो विधि है, इस विधि के द्वारा बॉक्साइट अयस्क तथा सोने व चांदी के अयस्कों का निक्सालन किया जाता है। तो यहाँ पे देखो कि रासायनिक जो पृथक्करण विधि है, ये विधि बॉक्साइट अयस्क और सोने व चांदी यानी बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना का निक्सालन और सोने व चांदी से अयस्क से सोने व चांदी का निक्सालन किस प्रकार से किया जाता है? तो सबसे पहले लेते हैं अपन बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना का निक्सालन, अर्थात कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जिनके द्वारा बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे देखो कि बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए यानी एल्यूमिना के निक्सालन के लिए यहाँ पे 3 विधियां प्रयुक्त की जाती हैं, जिनमें पहली विधि है बेयर विधि, सेकंड विधि है हॉल विधि और थर्ड विधि है सरपेक विधि। अब ये बेयर विधि क्या है, हॉल विधि क्या है और सरपेक विधि क्या है? अर्थात ये जो विधियां हैं, ये कब प्रयुक्त की जाती हैं और इनमें क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है, अर्थात इसमें क्या क्या रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन बेयर विधि कि बेयर विधि कब प्रयुक्त की जाती है और इसमें अशुद्धि कौन सी उपस्थित होती है। तो बेयर विधि, यह विधि तब प्रयुक्त की जाती है जब बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 हेमेटाइट, SiO2 सिलिका, ये दोनों की अशुद्धियां अधिक मात्रा में, यानी ये 2 अशुद्धियां हैं ये अत्यधिक मात्रा में, जबकि टाइटेनियम ऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इनकी अशुद्धि अल्प मात्रा में उपस्थित हो तो बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना के निक्सालन के लिए बेयर विधि प्रयुक्त की जाती है। अब ये विधि क्या है, अर्थात इसमें क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो इस विधि में सर्वप्रथम यानी बॉक्साइट अयस्क की क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। यहां पर क्षार के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है ये विलयन में क्या होता है, विलय होता है, अर्थात ये विलय प्रवृत्ति का होता है। सोडियम मेटा जो एल्यूमिनेट जो प्राप्त हो रहा है, इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जब तनुकरण किया जाता है, अर्थात इसको जल के द्वारा और तनु कर दिया जाता है, तो यह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के श्वेत अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का तनुकरण करने पर यह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है जब यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन जो अवक्षेप प्राप्त होता है यह श्वेत कलर का होता है। प्राप्त एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है, इसको सुखाकर और जब गर्म किया जाता है, लेकिन जो गर्म किया जाता है वो वायु की अनुपस्थिति में करते हैं, अर्थात कि वायु की अनुपस्थिति में जब किसी यौगिक को गर्म किया जाता है तो गर्म करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है निस्तापन। अर्थात जो श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, जब इसको वायु की अनुपस्थिति में अर्थात निस्तापन प्रक्रिया के द्वारा जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने के फलस्वरूप शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। तो ये तो क्या होगी कि बॉक्साइट अयस्क लिया और बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त हो रहा है शुद्ध एल्यूमिना, लेकिन अशुद्धि कौन किसकी है?
Fe2O3 यानी हेमेटाइट और सिलिका की अशुद्धि ये तो अधिक मात्रा में होती है, जबकि टाइटेनियम यानी टाइटेनियम डाइऑक्साइड की जो अशुद्धि है जिसको मोनेजाइट कहा जाता है, इसकी अशुद्धि अल्प मात्रा में उपस्थित होती है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो इससे एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए यानी बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए विधि प्रयुक्त होती है बेयर विधि। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं होल विधि। अब यह होल विधि क्या है कि इसमें तो देखो दो अशुद्धियां अधिक मात्रा में है, लेकिन ये विधि तब प्रयुक्त की जाती है जब बॉक्साइट अयस्क में मुख्य रूप से Fe2O3 यानी हेमेटाइट की अशुद्धि उपस्थित हो। तो बॉक्साइट अयस्क से जब एल्यूमिना का निक्षालन किया जाता है तो यह होल विधि प्रयुक्त की जाती है, अर्थात होल विधि का उपयोग किया जाता है। अब यह होल विधि है, इसमें अयस्क में यह मुख्य रूप से अशुद्धि उपस्थित होती है, लेकिन कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं और शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इस विधि में एल्यूमिनियम यानी बॉक्साइट अयस्क की सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो वही प्रोडक्ट बनता है जो बेयर विधि में शुरू में प्राप्त हो रहा था। ये सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में परिवर्तित हो जाता है। और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, ये क्या होता है, विलय प्रवृत्ति का होता है। प्राप्त जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, इस का तनुकरण किया करने पर कि जब ये जो मिश्रण प्राप्त हो रहा है प्रथम पद में, इस मिश्रण का जब तनुकरण किया जाता है तो तनुकरण करने के फलस्वरूप ये भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के श्वेत अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है। प्राप्त जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो श्वेत अवक्षेप है, इस अवक्षेप को सुखाकर वही निस्तापन प्रक्रिया के द्वारा अर्थात वायु की अनुपस्थिति में इस अवक्षेप को गर्म करने पर यह एल्यूमिना में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में अपन थर्ड विधि पढ़ते हैं सर्पेक विधि। ये सर्पेक विधि क्या है कि जब बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क में मुख्य रूप से सिलिका की अशुद्धि उपस्थित हो तो बॉक्साइट अयस्क से शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए सर्पेक विधि प्रयुक्त की जाती है। अब यह सर्पेक विधि क्या है, इनमें तो अभिक्रिया यानी बॉक्साइट अयस्क सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे इसमें क्षार के साथ, लेकिन जो सर्पेक जो विधि है, इस विधि में बॉक्साइट अयस्क की कार्बन एवं नाइट्रोजन के साथ यानी इस विधि में बॉक्साइट अयस्क को कार्बन एवं नाइट्रोजन के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। और उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। यह प्राप्त जो एल्यूमिनियम जो नाइट्राइड है, इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जब तनुकरण किया जाता है तो तनुकरण के फलस्वरूप यह श्वेत अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है और जो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है वो होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ, इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का को सुखाकर और जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने के फलस्वरूप इससे भी शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखो हमने रासायनिक पृथक्करण विधि है जिसको निक्षालन विधि कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत पहला पार्ट पढ़ा है कि सल्फा यानी बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना का निक्षालन किस प्रकार से किया जाता है। तो इनकी एल्यूमिना के निक्षालन के लिए तीन विधि प्रयुक्त की गई है। पहली है बेयर विधि, होल विधि और सर्पेक विधि। अब यहाँ पे देखो ये विधि कब प्रयुक्त की जाती है, जब दोनों अधिक मात्रा में उपस्थित अर्थात दोनों अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो तो बेयर विधि। लेकिन जब Fe2O3 अर्थात हेमेटाइट अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो तो होल विधि, और जब सिलिका मुख्य रूप से अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो तो सर्पेक विधि प्रयुक्त की जाती है। तो ये तो हो गया कि बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना का निक्षालन किस प्रकार से किया जाता है। सेकंड जो पढ़ेंगे अपन सोने एवं चांदी के अयस्कों का निक्षालन, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। हम रासायनिक पृथक्करण विधि या निक्षालन विधि है
उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उनमें पहला पॉइंट ले लिया था कि रासायनिक जो पृथक्करण जो विधि है, इस विधि के द्वारा बॉक्साइट अयस्क तथा सोने व चांदी के अयस्कों का निक्षालन किया जाता है। तो सबसे पहले देखो हमने बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना का जो निक्षालन है वो किस प्रकार से किया जाता है और उसके निक्षालन में कौन कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो उनके निक्षालन में 3 विधियां प्रयुक्त की गई थी, जिनमें पहली विधि थी बेयर विधि, दूसरी बोहोल विधि और तीसरी थी सरपेक विधि। अब ये विधि क्या है और इसमें कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। कि अब है बी, सोने व चांदी के अयस्कों का निक्षालन, अर्थात सोने व चांदी के अयस्कों का निक्षालन किस प्रकार से किया जाता है। तो इस विधि में क्या करते हैं, जब सोने व चांदी का निष्कर्षण किया जाता है तो निष्कर्षण करने पर किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें कि अगर अपने को सोने या चांदी का निष्कर्षण करना हो या फिर सोने का निष्कर्षण करना हो तो इसमें सबसे पहले उनके अयस्कों की सोडियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। सोडियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर संकुल यौगिक प्राप्त होता है। जब प्राप्त जो संकुल यौगिक है, इस संकुल यौगिक की अभिक्रिया ऐसी धातु के साथ करवाते हैं जिनकी क्रियाशीलता संकुल यौगिक में यानी समन्वय मंडल में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो कि यदि अपन चांदी का निष्कर्षण देखेंगे यानी चांदी किस प्रकार से प्राप्त होती है, तो सिल्वर सल्फाइड इसकी अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के साथ करवाएंगे और सोडियम साइनाइड के साथ करवाने पर प्राप्त होता है ये संकुल। ये जो संकुल प्राप्त हुआ, इस संकुल में यहाँ पे देखो ये जो वर्गाकार जो कोष्टक है, इस वर्गाकार कोष्टक के जो अंदर जो वाला जो भाग है इसको तो बोला जाता है समन्वय मंडल। समन्वय मंडल और इनके बारे में अपन अपने जो 9th जो चैप्टर है उपसंयोजक यौगिक उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाहर यानी आगे और पीछे का जो भाग होता है उसको कहा जाता है आयन मंडल। तो ये जो संकुल जो प्राप्त हुआ, इस संकुल की अभिक्रिया ये जो केंद्रीय धातु परमाणु जो सिल्वर है, इस सिल्वर से उच्च क्रियाशील धातु के साथ इनकी अभिक्रिया कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप ये उच्च क्रियाशील जो धातु है इस सिल्वर को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित। और जब प्रतिस्थापित करती है तो यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब प्रतिस्थापित करेगी तो Ag है, Ag के ऊपर कौन प्लस आवेश, जबकि जिंक के ऊपर होता है +2 आवेश। जब +2 आवेश है तो यहाँ पे देखो इसके 2 है, जब यहाँ पे 2 बाहर निकलेंगे तो +2 और +2 ये तो 2 निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इनके एक ही परमाणु की आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गया, इनके प्रतिस्थापन के फलस्वरूप प्राप्त होता है ये संकुल यौगिक। इसी प्रकार अपन करेंगे कि सोने का निष्कर्षण, सोने का जब निष्कर्षण किया जाता है तो सोने की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के साथ और अशुद्ध सोने की और जल एवं ऑक्सीजन के साथ जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो प्राप्त होता है ये संकुल यौगिक। और ये संकुल यौगिक प्राप्त होता है तो जिस प्रकार से इसकी जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो Au की क्रियाशीलता जिंक से क्या होती है, कम होती है, और कम होने के कारण ये इसको यहां से प्रतिस्थापित करके और इसको एक संकुल में परिवर्तित कर देता है, जिसके फलस्वरूप अपने को सोने और चांदी का निष्कर्षण हो जाता है, अर्थात इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो यहां तक हमने जो धातु निष्कर्षण है उसके अंतर्गत 5 प्रक्रम यानी 5 पद सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें हमने 2 पदों का अध्ययन कर लिया, जिनमें पहला है अयस्क का चूर्णीकरण या तीसरा या उसी को कहते हैं संशोधन, लेकिन दूसरा है कि चूर्णित अयस्क का सांद्रण, प्रसादन या सज्जीकरण। और सांद्रण के बारे में 4 विधियां हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, झाग पलवल विधि और चौथी है रासायनिक पृथक्करण विधि। तो यहां से तो देखो कि चूर्णित अयस्क का सांद्रण हो गया, अर्थात अयस्क में धातु की प्रतिशतता क्या हो गई, अधिक। लेकिन इसके बाद में जो तीसरा जो पद है धातु क्रम का वो 3rd पद है सांद्रित अयस्क का
धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में जो परिवर्तन है, परिवर्तन दो विधियों के द्वारा किया जाता है। अर्थात सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन दो विधियों के द्वारा किया जाता है, जिनमें पहली विधि है भर्जन और दूसरी विधि है निस्तापन। निस्तापन भर्जन और दूसरा है निस्तापन। जो भर्जन है यानी वह विधि जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, भर्जन कहलाता है। अर्थात इस विधि में सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में जब परिवर्तित किया जाता है तो वायु की आवश्यकता होती है। अर्थात ये वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है। दूसरा क्या है कि ये वायु की उपस्थिति में तो क्या है संपन्न हो रहा है, लेकिन ये संपन्न कौन सी भट्टी में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो भर्जन की जो प्रक्रिया है ये परावर्तनी भट्टी में संपन्न होती है। और परावर्तनी भट्टी में संपन्न तो होती है, लेकिन जो भर्जन है इस प्रक्रिया के द्वारा कौन से अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो भर्जन के द्वारा सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो यहां पे देखो 2PbS प्लस O2, जब ये क्या है सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क इसको वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं गर्म करते हैं, और जब गर्म करते हैं तो यह परिवर्तित हो जाता है 2PbO प्लस SO2 2SO2। तो यहाँ पे देखो ये तो है सल्फाइड अयस्क। जब सल्फाइड अयस्क इसको वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो ये उसी धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो जो विधि है ऑक्साइड में परिवर्तित करने की, इसको तो कहा जाता है भर्जन। अर्थात जो भर्जन है ये वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है। अभिक्रिया कौन सी भट्टी में, तो परावर्तनी भट्टी में, और इनमें सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन जो निस्तापन है, ये जो निस्तापन है इस विधि में सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। दूसरा, जैसे भर्जन की प्रक्रिया परावर्तनी भट्टी में संपन्न हो रही है, उसी प्रकार ये भी परावर्तनी भट्टी में संपन्न होती है। तो ये दोनों में क्या हो गई समानता, अर्थात दोनों ही प्रक्रिया परावर्तनी भट्टी में संपन्न होती है। लेकिन जो तीसरा जो अंतर है इसमें, इसके द्वारा सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन निस्तापन की प्रक्रिया के द्वारा जलयोजित ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेटों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। और निस्तापन की प्रक्रिया के द्वारा अयस्क में उपस्थित नमी को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। ये दोनों ही जो विधियां हैं ये बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इनका एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो कई बार परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र बनवा लेता है। तो यहाँ पे देखो ये तो क्या है सल्फाइड, लेकिन यदि इसका एग्जाम्पल ले तो CaCO3, जब इसको गर्म किया जाता है, लेकिन गर्म कौन से किसके द्वारा, वायु की अनुपस्थिति में, और करते हैं तो CaO प्लस CO2, अर्थात ये तो है कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो यह हो गया सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन दो विधियों के द्वारा, भर्जन और निस्तापन।